हेलो एवरीवन, दिस इज़ सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। हमारी क्लास है, हमने कैपिटल गेन स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तक कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तक बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है वो बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कीपिंग इन माइंड द राइज इन द प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के उस परसेंटेज के बेसिस पे ये क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में रख के इसको कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर फॉर इंडेक्सेशन इज 2001 टू 2002। तो क्या है जो बेस ईयर है इंडेक्सेशन का, वो क्या है? 2001 से लेके 2002 है। जो कॉस्ट CII है, जो इंडेक्स है कंज्यूमर, जो इंडेक्स बताया गया है 2001 का, जो इंडेक्स है वो 2001-2 का जो बेस इंडेक्स बताया गया वो कितना है? 100 है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं वो बात करते हैं। केस नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय द एसएससी हिमसेल्फ हरसेल्फ। कि भाई अगर इसमें हमारे पास केस नंबर 1 आता है, पहले तो हमें पता चल गया कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग यहाँ पे होता है कि भाई इसको कुछ परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर इंडेक्स जो होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन के बेसिस पे इसको, जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस में राइज होता है उसके बेसिस पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जो बेस ईयर है, बेस ईयर जो इसका है, बेस ईयर क्या है? 2001 2002, जिसका CII कितना है? 100। ये इसका बेस ईयर है। आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे पहला केस क्या है कि अगर एक्विजिशन जो एसेट का किया है एसएससी ने, वो खुद से किया है, अगर एक्विजिशन किसी भी एसेट का हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद, कि भाई अगर किसी भी असेट का जो एक्विजिशन हुआ है वो अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ है और एसएससी ने खुद से किया है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी वो बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें होगी COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। CII इंडेक्स जो हैं ये दिए हुए हैं, ये सारे इंडेक्स हैं, जो कि बेस ईयर कौन सा है? 2001 से लेके 2002 तक। ये एग्ज़ाम में आपको दिया होगा तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसमें हम इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपकी एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 के बाद की है, तो फिर आप किस तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे? आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने परचेज़ किया मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, डिवाइडेड बाय दी CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी को, कैपिटल एसेट्स को परचेज किया, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका एक्विजिशन 1/4/2001 से पहले का है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट जो है 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया है, तो उस केस में क्या होगा वो बात कर लेते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस इफ द एक्विजिशन बिफोर 1 अप्रैल 2001।
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू हैज़ ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 1/4/2001 या फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, इनमें से जो भी ज़्यादा होगी उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100। फिर हम बेस ईयर लेंगे, हैज़ ऑन 1 अप्रैल 2001 को बेस ईयर माना जाएगा। और यहाँ पे क्या है, देखो दो सिचुएशन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की है आफ्टर ऑन और आफ्टर 2001 1 अप्रैल 2001 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी को क्या किया है, परचेज़ किया है, तो जो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का आपका जो फॉर्मूला होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस ईयर में आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और जिस ईयर में आपने इसको क्या किया, एक्वायर किया। मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, आपने 5 लाख की एसेट परचेज की। इसका अगर आपसे पूछे कोई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, मान लो आपने जो ट्रांसफ़र किया है वो 2008 में ट्रांसफ़र कर दिया था और आपने एसेट परचेज की 2002 में और कब की, 1 मई 2002 में। तो आप देखोगे 2002-2003 का इंडेक्स कितना है, 105, और 2000 मान लो 2008 का, मान लो 2008-9 का आपको इंडेक्स देखना है तो कितना है, 137। तो ये कितना निकलेगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 137 डिवाइड बाय 105। तो आप ये निकाल दोगे इस तरह से, तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको निकाल के आ जाएगा। दूसरा केस क्या है आपका, केस नंबर 2 कि भाई आपकी जो कैपिटल एसेट थी आपने वो परचेज की 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो उस सिचुएशन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कब की निकालोगे, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करोगे, या तो जो कॉस्ट आपने परचेज की वो, या फिर FMV हैज़ ऑन फेयर मार्केट वैल्यू हैज़ ऑन 1 अप्रैल 2001 में कितनी थी। इनमें से जो विच एवर इज़ हाइयर होगा वो लोगे, मल्टीप्लाई करोगे CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, 100। तो ये आपका बेस होगा अगर आपने क्या किया है, एक्विजिशन जो किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर किया है। तो ये केस नंबर 1 था, एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द एसेसी हिमसेल्फ हरसेल्फ। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस ओनर बाय द एसेसी इन एनी मोड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब अगर क्या है कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर आपके फादर ने किया था, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया था, आपके फादर ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था। ये केस होता है कि भाई अगर किसी प्रॉपर्टी को प्रीवियस ओनर ने एक्वायर किया है तो उस केस में क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, और डिवाइड कर देंगे उसको CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। मतलब मान लो कोई एसेट थी, कोई भी एसेट थी, उस एसेट को आपके फादर ने क्या किया था, परचेज किया था। इस केस में इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कौन सी, जो प्रॉपर्टी आपके फादर ने जिस प्राइस पे उसको परचेज किया था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, जो CII लोगे, इंडेक्स लोगे वो लोगे फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र।
इसको डिवाइड करोगे CII को फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन इन विच, और कौन सा ईयर, इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर कौन सी, जो आपके फादर ने एक्वायर की थी, वो CII लोगे आप। CII कौन सी लोगे, वो लोगे जिसमें आपके फादर ने इसको एक्वायर किया था। मान लो आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी 2001 के अंदर 10 लाख रुपए की, बट आपके फादर ने एज अ गिफ्ट आपको वो दे दी, ठीक है ना, एज अ गिफ्ट आपको दे दी। आपने वो प्रॉपर्टी 2009 के अंदर किसी को ट्रांसफ़र कर दी 10 लाख रुपए की, 20 लाख की मान लो, ठीक है ना। अब क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने तो परचेज नहीं की थी, वो आपके फादर ने परचेज की थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी कौन सी मानेंगे, जो आपके फादर ने परचेज की थी। अब जो फादर ने परचेज की उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपके फादर ने परचेज की 10 लाख, 20 लाख मतलब CII फॉर द ईयर ऑफ 2004-05 जो भी आएगा वो, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपके फादर ने उसको परचेज किया, वो वो कॉस्ट ऑफ वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी, मतलब CII उस ईयर की लेके यहाँ पर चलोगे। नॉर्मल केस वैसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केसेस वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इवन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। किन किन केसेस में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे वो बात कर लेते हैं। कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, तब इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे। शेयर्स और डिबेंचर एक्वायर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट इन अ फॉरेन करेंसी, स्लम सेल, इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, certain transaction by non-resident, transfer of global depository receipt, transfer of security by FII, transfer of forex, transfer of unlisted security by non-resident, उसके बाद depreciable assets other than power generating units। तो जो ये चीज़ें होती हैं इनमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इन केसेस में इंडेक्स, इसमें नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अकॉर्डिंगली जो लगता है नॉर्मल प्रोविजन ही लगेंगे इन चीज़ों में इंडेक्सेशन। तो इन केसेस में इंडेक्स वाले प्रोविजन नहीं लगते, इंडेक्स वाले प्रोविजन नहीं लगते। अब बात करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है। The COI cost of improvements is indexed on the basis of certain percentage or consumer price index keeping in mind the rise in the price due to inflation। मतलब क्या होता है, परसेंटेज होती है वही जो हमने बात की, बट जितनी भी इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है उन सबको इग्नोर करेंगे हम। जितनी भी इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इग्नोर किया जाता है, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 या उससे बाद की जितनी भी इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है उनको ही कंसीडर किया जाता है। अब कैसे निकाला जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर 1/4/2001 मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द CII फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय असेसी और बाय द प्रीवियस ओनर। तो ये हमारे पास इस तरह से निकल के यहाँ पर चलता है, इस तरह से निकल के यहाँ पर चलता है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इन चीज़ों को। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, सर्टेन एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, जैसे गुडविल है, गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी, क्योंकि वो आपने खुद से कमाई है। वो गुडविल जो नाम जो है अगर खुद से बनाया है आपने तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी। अगर आपने गुडविल को एक्वायर किया है तो जो भी परचेज प्राइस है वही उसकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होके यहाँ पर चलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी वही होके यहाँ पर चलेगी। अगर गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील होगी। अगर गुडविल एक्वायर की है तो जो परचेज प्राइस होगा, जो परचेज प्राइस होगा वो क्या होगा,
उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अगर गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिला है, इनहेरिटेंस मिली है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एसेट का, एचयूएफ ऑन पार्टीशन, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बोनस शेयर्स अलॉटेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, अगर आपको बोनस शेयर मिला है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो एफएमवी जो भी होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2000, उस बोनस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को जो भी होगी वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अगर बोनस शेयर अलॉट हुआ है 1 अप्रैल 2001 के बाद, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो नील होकर यहाँ पर चलेगी। राइट शेयर अमाउंट पे टू द एक्वायर द शेयर्स, अगर आपने जो भी राइट शेयर्स को परचेज करने के लिए जो भी आपने पैसा पे किया है वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। राइट शेयर विच आर परचेज बाय पर्सन हुन हैज फेवर असेसी हैज रिनाउंस द राइट एंड टाइटल, परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंसर प्लस परचेज प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर। मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई किसी के फेवर में, मतलब जिसको राइट इशू दिया गया था उसने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया किसी दूसरे के फेवर में, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो रेनुकेशन प्राइस है प्लस जिस प्राइस में राइट शेयर परचेज हुआ है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होके यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 49, कुछ स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेस होती हैं। स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेस जब हम कॉस्ट को क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं, सेक्शन 49। पहला केस क्या है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। किन किन केसेस में बात करते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट, टू द कॉस्ट the cost of improvement to the asset incurred by the previous owner or the asset must be added। मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही क्या माना जाता है, एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। और वो क्या क्या केसेस हैं वो बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ के पार्टीशन में मिली है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अंडर गिफ्ट मिली है, या फिर अंडर सक्सेशन इनहेरिटेंस मिली है, या फिर किसी कंपनी के लिक्विडेशन होने पर अगर कोई एसेट आपको मिली है, ठीक है ना, या फिर इररेवोकेबल ट्रस्ट के केस में, अगर आपको कोई ट्रस्ट के केस में, रेवोकेबल ट्रस्ट के केस में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में अंडर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट इज होली ओन सब्सिडरी कंपनी, अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को या फिर अपनी सब्सिडरी किसी सब्सिडरी कंपनी को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो उस केसेस में, या फिर कोई ट्रांसफ़र हुआ है अंडर सेक्शन 47 बाय द अमलगामेटिंग कंपनी टू द अमलगामेटेड कंपनी, तो इन चीज़ों में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर डीमर्जर के तहत किसी रिजल्टिंग कंपनी में, किसी डीमर्ज कंपनी ने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया है, एसेट को ट्रांसफ़र किया है, तो ये सारे के सारे केसेस में जो एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उस केस में, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हुई है ना, और ये ट्रांसफ़र आपको नॉर्मल ट्रांसफ़र हुई है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मानेंगे एसेट की वो प्रीवियस ओनर की मानेंगे, प्रीवियस ओनर की। अगर आपको गिफ्ट मिला है आपके फादर से, तो फादर ने जिस प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। अगर आपको वसीयत में कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो वसीयत के टाइम, मतलब जो प्रॉपर्टी आप प्रीवियस ओनर ने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, तो उसका प्राइस लेके यहाँ पर चलेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट फ्रॉम विच ईयर, इंडेक्सेशन बेनिफिट फ्रॉम विच ईयर, भाई कुछ केसेस होते हैं, इन केसेस में इंडेक्सेशन बेनिफिट किस ईयर में मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट सकते हो, इसमें बात करते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट किस ईयर में मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात कर लेते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अगर जो हमने ऊपर बात की है ना,
कि भाई जो ये हमने केस पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ केसेस में हम प्रीवियस ओनर की क्यों लेते हैं, तो उसमें इंडेक्सेशन जो बेनिफिट हैं हमें किस ईयर में मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिसीव अंडर स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। अगर कोई शेयर रिसीव हुए हैं, कोई भी शेयर रिसीव हुए हैं अंडर दी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, ठीक है ना। अगर अंडर दी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन कोई शेयर रिसीव हुए हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी वो बात कर लेते हैं। वेयर शेयर्स in an amalgamated company which is Indian company become the property of assessee in the consideration of transfer of shares referred to in section 47 held by in the amalgamating company under a scheme of amalgamation. The cost of acquisition to him of the share in the amalgamated company shall be taken as the cost of acquisition of the share in the amalgamated company, amalgamating company. मतलब क्या है, amalgamation जब होता है, अमलगामेशन के अंदर मान लो ए कंपनी बी कंपनी, ए का बी के अंदर अमलगामेशन हो गया, इसको बोलते हैं अमलगामेटिंग कंपनी, इसको बोलते हैं अमलगामेटिंग कंपनी। जो कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मिल जाती है जाके उसको बोलते हैं अमलगामेटिंग कंपनी, और इसको बोलते हैं अमलगामेटेड कंपनी। एक होती है अमलगामेटिंग कंपनी, एक होती है अमलगामेटेड कंपनी। मान लो ए कंपनी में कुछ शेयर होल्डर थे, उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे थे, शेयर्स परचेज कर रखे थे। ये मान लो अर्शिशा जो थी, अर्शिशा ए कंपनी की शेयर होल्डर थी, शेयर होल्डर अर्शिशा जो थी ए कंपनी की क्या थी, शेयर होल्डर थी। बट ये कंपनी तो अब बी में मिल चुकी है, तो इसके शेयर्स जो हैं बी को ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके शेयर, अर्शिशा के शेयर बी को ट्रांसफर हो जाएंगे और बी इसके बदले में अर्शिशा को अपने शेयर्स दे देगा। अब हम मान के चलेंगे कि जो बी, अर्शिशा को बी ने शेयर दिए, इनका प्राइस क्या होगा। जिस प्राइस पे अर्शिशा ने ए कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे हम बी कंपनी के शेयर्स की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट। It is possible that a person might have become the owner of shares debenture in a company during the process of conversion of the bonds or debenture stock or debenture certificate. In such a case, cost of acquisition to the person shall be deemed to be the part of cost of debenture, debenture stock, bond, deposit certificate in relation to such asset is acquired by that person. तो क्या होगा कि अगर कोई शेयर्स किसी पर्सन को मिले हैं और किस वजह से वो मिले हैं, कन्वर्जन की वजह से। कन्वर्जन किससे? डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो उस केस में शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू द जिस प्राइस पे उसने डिबेंचर्स को या फिर जिस प्राइस पे उसने बॉन्ड्स को परचेज किया है वही उसकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के हम चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? स्वेट इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी वो बात कर लेते हैं। वेयर द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर referred to in section 117 subsection 2 clause 6, the cost of acquisition of such security share shall be the fair market value has been taken accounting for the purchase valuation. तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हम मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू समझ आ गया यहाँ तक? जो भी उस स्वेट इक्विटी शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी को हम क्या मान के चलेंगे, हम
इसकी एफएमवी मान के यहाँ पर चलेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट आई वांट कि आप इसको अच्छे से पढ़ना। हमने ऑलरेडी ये चीज़ें जो थी अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी, अब बात करते हैं ये भी हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। कैपिटल गेन किस किस ईयर में चार्जेबल होता है, ये हमने सारा अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था अपनी, कि भाई कैपिटल गेन जो है किस किस ईयर में कब कब क्या होता है, चार्जेबल होता है, किस किस ईयर में कब कब जो है चार्जेबल हो के यहाँ पर चल रहा है। हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था अपना, ये सारा भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं हमने यहाँ से करना है, यहाँ से ये वाला हम डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट हैज़ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट हैज़ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ capital asset as capital contribution, where person transfer capital asset to a firm, association of person, body of individual in which he is already a partner member or he is become a partner member by way of capital contribution. Otherwise, profit or gain arising from such transfer will be chargeable as income of previous year in which such transfer take place, and the purpose of section 48, the value of consideration will be the amount recorded in the books of account of the firm, association of person, body of individual has the value of capital asset. हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी भाई, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है किस में, किसी फर्म में, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, हमने बात की थी, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उस केस में क्या मान के यहाँ पर चलेंगे। जो कंसिडरेशन की वैल्यू होगी उस केस में कंसिडरेशन क्या होगा, वेयर द पर्सन ट्रांसफर अ कैपिटल एसेट्स टू अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल in which he is already a partner member or he is to become a partner member by way of capital contribution or otherwise, the profit or gain arising from such transfer will be chargeable to the tax as a income of the previous year in which such transfer took place, and for the purpose of section 48 the value of जो contribution जो होगा, consideration जो होगा, सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे, जो भी फर्म ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी वैल्यू डाली होगी ट्रांसफ़र की, उसी वैल्यू को, कैपिटल एसेट्स की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानेंगे, उस वैल्यू को क्या मानेंगे, सेल कंसिडरेशन मान के यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट ऑफ मनी और कैपिटल एसेट फ्रॉम स्पेसिफाई एंटिटी, क्या लिखा है यहाँ पर कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी, कैपिटल एसेट्स और बोथ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी इन कनेक्शन विद द reconstitution of such specified entity, then any profit or gain arising from the receipt of such money by the specified person shall be chargeable to the income tax as an income of specified entity under the heads of capital gain, and shall be deemed to be the income of such specified entity of the previous year in which such money or capital assets or both were received by the specified person, and notwithstanding
एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेन ऑफ दिस एक्ट सच प्रॉफिट और गेन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग बेसिस नेमली। इसमें क्या है कि भाई अगर किसी पर्सन ने, किसी स्पेसिफाई पर्सन ने कोई मनी या कोई कैपिटल एसेट को रिसीव किया है, ठीक है ना, किस पर्पस से, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के पर्पस से, किसको, स्पेसिफाई एंटिटी को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की पर्पस से। अगर उस मनी से, उस कैपिटल एसेट से कोई भी प्रॉफिट अगर उस पर्सन ने क्या किया है, जनरेट किया है, तो वो माना जाएगा कि वो स्पेसिफाई एंटिटी की क्या है, इनकम है, और वो इनकम टैक्सेबल होगी एज अ इनकम ऑफ स्पेसिफाई एंटिटी अंडर द कैपिटल गेन। और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी, सॉरी, इसमें निकाला जाएगा बी प्लस सी माइनस डी। यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अब बात करते हैं ए क्या है। ए का मीनिंग है इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन और इनकम ऑफ स्पेसिफाई एंटिटी अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन और एज अ इनकम ऑफ स्पेसिफाई एंटिटी। बी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ मनी रिसीव बाय द स्पेसिफाई पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाई एंटिटी ऑन द डेट ऑफ सच रिसिप्ट। भाई वैल्यू ऑफ मनी, कोई भी वैल्यू ऑफ मनी रिसीव की है स्पेसिफाई पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाई एंटिटी ऑन द डेट ऑफ सच रिसिप्ट, द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव बाय स्पेसिफाई पर्सन फ्रॉम द स्पेसिफाई एंटिटी। और डी क्या है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाई पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाई एंटिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, कैपिटल गेन निकल के आगे यहाँ पर चलेगा। और जो कैपिटल गेन किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड ऑफ स्पेसिफाई एंटिटी, वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ स्पेसिफाई एंटिटी। स्पेसिफाई एंटिटी के हैंड्स में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप काट सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। भाई क्या है, मान लो कंपनी, गवर्नमेंट ने किसी लैंड को कंपल्सरी क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। आपकी कोई लैंड थी, ठीक है ना, अब गवर्नमेंट ने उस लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देती है। तो उस कंपनसेशन के केस में किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, बात करते हैं। कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, समटाइम्स बिल्डिंग या सम कैपिटल एसेट बिलोंगिंग टू अ पर्सन इज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ कंपल्सरी एक्विजिशन। In that case, the consideration for transfer is determined and approved by the central government or RBI. Such capital gain are chargeable as income of previous year in which such compensation or a part there is received. तो इस पे कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा, इस पे टैक्स कब लगेगा कि जिस ईयर में आपको कंपनसेशन जो है, जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होगा उस ईयर में आपके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग के यहाँ पर चलेगा। एनहांस कंपनसेशन क्या होता है, मैनी टाइम पर्सन हुज कैपिटल एसेट हैव बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हु गेट कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन। मतलब किसी पर्सन को कंपनसेशन तो गवर्नमेंट से मिला है, पर वो उस कंपनसेशन से खुश नहीं था, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया एनहांस कंपनसेशन के केस में। इफ द कोर्ट अवार्ड अ कंपनसेशन विच इज हायर दैन द ओरिजिनल कंपनसेशन, द डिफरेंस देयरऑफ विल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच द सेम इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। कई बार एनहांस कंपनसेशन भी मिलता है, तो वो भी जिस ईयर में वो रिसीव होता है उस ईयर में क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एनहांस कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। For this purpose, the cost of acquisition, cost of improvement shall be taken as nil. Enhance compensation के केस में जो cost of acquisition है, जो cost of improvement है, जो cost of acquisition है या जो cost of improvement है, उसको क्या मानेंगे, उसको nil ट्रीट किया जाएगा, उसको nil ट्रीट किया जाएगा। Compensation received in pursuance of interim order
deemed as income chargeable to tax in the year of final order. In order to remove the uncertainty regarding the year in which the amount of compensation received in pursuance of interim order of the court, tribunal and other authority is to be chargeable to tax, proviso has been inserted after clause B to provide that such compensation shall be deemed to be the income chargeable under the heads of capital gain in the previous year in which the final order of the such court, tribunal or the other authority is made. मान लो बीच में कोई इंटरिम ऑर्डर आ गया और इंटरिम ऑर्डर में बोला गया कि इतना कंपनसेशन आपको मिलेगा, इतना अमाउंट के लिए अभी आप क्या हो, एंटाइटल हो, बट उस पर टैक्स किस ईयर में लगेगा, जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा तो उस इनकम पर टैक्स उस ईयर के अंदर लग के यहाँ पर चलेगा. रिडक्शन ऑफ एनहांस कंपनसेशन, रिडक्शन ऑफ एनहांस कंपनसेशन वेयर कैपिटल गेन हैज बीन चार्ज. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, रिडक्शन ऑफ एनहांस कंपनसेशन, जहां पर कैपिटल गेन को क्या किया गया है, वेयर द कैपिटल गेन हैज बीन चेंज ऑन द कंपनसेशन रिसीव बाय द एसएससी फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट और एनहांस कंपनसेशन रिसीव बाय द एसएससी. किसी कंपनसेशन को रिसीव किया गया था एसएससी के द्वारा, बट कोर्ट के ऑर्डर ने उस कंपनसेशन को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना. बट क्या हुआ, कोर्ट के ऑर्डर ने उस कंपनसेशन को रिसीव कर दिया. The assessed capital gain of that year shall be recomputed by taking into consideration the reduced amount and the recomputation shall be done by way of rectification. फिर इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा. लास्ट क्या है, डेथ ऑफ ट्रांसफरर, डेथ ऑफ ट्रांसफरर बात करते हैं. इट इज पॉसिबल दैट transferor may be die before he receive the enhanced compensation. In that case, enhanced compensation or consideration will be chargeable to tax in the hands of person who receive the same. तो कई बार क्या होता है, ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है, तो ट्रांसफरर के बाद अगर कोई कंपनसेशन रिसीव होता है उसकी डेथ के बाद, तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा. ये कह रहा है कि भाई उसके बाद, मतलब किसी ट्रांसफरर की डेथ होगी जिसको कंपनसेशन मिलना था बट वो मर गया, उसके बाद जो भी उस कंपनसेशन को रिसीव करेगा, जो भी उस कंपनसेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके हैंड में वो क्या होकर यहाँ पर चलेगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा. क्लियर है यहाँ तक. अब बात करते हैं इनिशियल कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. इनिशियल कंपनसेशन का मीनिंग होता है सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंपनसेशन. जो भी सेल कंसिडरेशन होगा, जितना भी आपने गवर्नमेंट को सेल करी है प्रॉपर्टी, तो जो भी उसके बदले में पैसा आपको मिलेगा उसको बोलते हैं इनिशियल कंपनसेशन. टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ फर्स्ट रिसीव्ड, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल. इनिशियल कंपनसेशन के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल होता है. एडवांस जो एनहांस कंपनसेशन मिलता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी, नील होगी. और उसके अंदर क्या क्या आके चलेगा, जो हम एनहांस कंपनसेशन के लिए जो आपने कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था, उसके खर्चे जो हुए थे, ठीक है ना, वकील को पैसा देने के लीगल एक्सपेंसेस, तो वो क्या होंगे, एनहांस कंपनसेशन में से माइनस होंगे, एनहांस कंपनसेशन में से माइनस होंगे, ठीक है ना. उसमें क्या होता है, टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव. भाई जिस ईयर के अंदर ये रिसीव हुआ है उस ईयर के अंदर क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा. टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट इफ रिसीव्ड अदर देन दी मेन रिसिपिएंट. तो क्या है, अगर किसी मेन रिसिपिएंट से अदर किसी ने भी इसको रिसीव किया तो उसके हैंड में ये क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा. अब बात करते हैं आगे. टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाई एग्रीमेंट. टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाई एग्रीमेंट. In case of assessee bring individual or Hindu undivided family who enter into specify agreement for the development of a project, the capital gain arising from such transfer shall be chargeable to income tax as an income of the previous year in which certificate of completion for the whole or part of the project is issued by the competent authority. कि भाई क्या है, स्पेसिफाई एग्रीमेंट के केस में टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन की कैसे हो गई. इन केस ऑफ एसेट बीइंग द इंडिविजुअल मतलब एसएससी, अगर कोई भी एसएससी था, इन केस ऑफ एसएससी कोई इंडिविजुअल है, कोई एचओएफ है, जो एग्रीमेंट में एंटर हुए थे किस चीज़ के लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए,
कैपिटल गेन अराइज हुआ, उस मतलब क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ, वो चार्जेबल होगा टू इनकम टैक्स हैज अ इनकम टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट, उस ईयर में ट्रांसफर होगा जिस ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन for the purpose that stamp duty value of his share being the land, building or both in project on the date of issue of said certificate of the completion has increased, the amount of consideration received in cash shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as the result of the transfer of the capital assets। तो ये इसमें मान के यहाँ पर चलेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो होगा स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ हिज शेयर्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ सेज सर्टिफिकेट ऑन द कंप्लीशन हैज इंक्रीज बाय द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश if any shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. Non-applicability of the beneficial provision. It may, however, be noted that these beneficial provision would not apply where the assessee transfer his shares in the project on before the date of issue of said completion certificate, and the capital gain tax liability would be deemed to be arise in the previous year in which such transfer took place. In case full value of consideration received or accruing shall be determined by the general power of the act. Completion authority, competent authority. The authority empowered to approve the building plan by under any law for the time being in force. तो ये हमारे पास इस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन फॉर द डेप्रिशिएबल एसेट, सेक्शन 50। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। वेयर द कैपिटल एसेट्स इज एन एसेट forming a part of block of assets in respect of which depreciation has been allowed. The provision of section 48-49 shall be subject to the following modification. भाई क्या है कि अगर कैपिटल एसेट जो है वो किसी ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है जिसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, तो फिर किस तरह से हम कैपिटल एसेट्स की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। वेयर द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रू फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट, कि भाई कहाँ है कि जहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, किसी एसेट को ट्रांसफ़र करके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, प्लस द फुल वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट फेलिंग विद इन द ब्लॉक ऑफ एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द एग्रीगेशन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट नेमली। तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर incurred wholly or exclusively in connection with such transfer, WTD of the block of assets at the beginning of the previous year। तो इनमें क्या क्या ऐड होगा, जो भी एक्सपेंडिचर आपने करे, जो भी उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी वो, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी एसेट falling within the block of assets during the previous year, such excess shall be deemed to be the capital gain arising from the transfer of short term capital asset। where all the asset in the block are transferred during the previous year, the block itself will cease to exist. In such a situation, the difference between the sale value of the asset and the WDV of the block of assets at the beginning of the previous year, together with the actual cost of any asset following that block of asset acquired by the assessee during the previous year, will be deemed to be the capital gain arising from the short term capital asset. In case where the goodwill of a business or a profession form a part of block of asset for the assessment year beginning on 1st day of April 2020, the depreciation thereon has been obtained by the assessee under the act, the written down value of the block of assets and the short term capital gain if any shall be determined, such manner has been prescribed। important नहीं है from the examination point of view, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेना बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लम सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लम सेल। स्लम सेल की बात करते हैं। स्लम सेल क्या होती है? स्लम सेल का मीनिंग होता है कि जब कोई भी ट्रांसफ़र, मतलब कोई भी, मान लो कोई कंपनी है, उसने अपनी किसी एक प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। जब कोई कंपनी अपना कोई एक प्लांट, कोई अपनी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र कर देता है लमसम कंसिडरेशन में, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन को कहते हैं स्लम सेल। ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग हैज़ अ रिजल्ट ऑफ sale for the lump sum consideration without value being assigned to the individual assets or liability in such sale. In other words, it is a sale where the assessee transfer one or more undertaking as a whole including all assets liability as a going concern. भाई जिसमें लमसम अमाउंट में, हमने ये पढ़ा भी हुआ है, लमसम जब कंसिडरेशन में किसी एसेट्स, किसी अंडरटेकिंग को, उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी को जब एक कंपनी जो है ट्रांसफ़र कर देती है, उसको स्लम सेल बोला जाता है। Consideration is fixed for the whole undertaking and received by the transferee is not in fixed for each assets of the undertaking has, but उसके मतलब क्या होता है, इसमें हर एक एसेट्स की इंडिविजुअली वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि पूरी एक अंडरटेकिंग की वैल्यू को डिसाइड कर लिया जाता है और उसको बोलते हैं स्लम सेल। तो इस केस में कैपिटल गेन कैसे कंसिडर किया जाएगा? Thus it may be noted that undertaking as a whole or a division transfer shall be a capital assets. Any gain arising from slum sale of the one or more undertaking held for more than 36 months shall be chargeable to the tax as a long term capital gain in the previous year in which slum sale was effected. अगर कोई अंडरटेकिंग आपके पास 36 मंथ्स से ज़्यादा थी तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। बट अगर कोई अंडरटेकिंग आपके पास 36 मंथ से कम थी तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखा जाएगा। इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट बीइंग ऑन अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल। इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर बाय द स्लम सेल, द नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग डिवीजन हैज द केस में बी शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो उस अंडरटेकिंग की क्या होगी, नेटवर्थ होगी, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अंडरटेकिंग की नेटवर्थ को, अंडरटेकिंग की नेटवर्थ को क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और जो उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो उस कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Every assessee in case of slum sale shall furnish in the prescribed form a return of an accountant has defined indicating the computation of the net worth of the undertaking or division as the case may be, and certify that the net worth of the undertaking division as the case may be and has been correctly arrived at in accordance with the provision of this section. इसमें क्या है कि असेसी जो है वो क्या देगा? एवरी असेसी इन द केस ऑफ स्लम सेल शैल फर्निश इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अ रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट हैज डिफाइंड indicating the computation of net worth of the undertaking or division as the case may be, and certify that the net worth of the undertaking or division as the case may be has been correctly arrived. तो अकाउंटेंट जो है इसमें अपनी क्या देगा? रिटर्न देगा, रिपोर्ट देगा कि जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है, जो कंप्यूटेशन की गई है नेटवर्थ की, जो कंप्यूटेशन की गई है फेयर मार्केट वैल्यू की, ये अकॉर्डिंगली करेक्टली क्या की गई है? डिराइव की गई है। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? एग्रीगेशन वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के अंदर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स of the undertaking division has reduced by the value of liability of such undertaking or division has appearing in the books of account. However, any change in the value of asset or account of revaluation of asset shall not be considered for the purpose. Aggregate value of the total asset, undertaking or division. In case of depreciable assets,
द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन सब आइटम जो भी हैं इसके अंदर बता रखे हैं कि इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स जो हमने ऊपर पढ़ा है ना सेक्शन 43, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड निकालेंगे। और क्या है, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट ब्रिंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन which has not been acquired by the assessee by purchase from previous owner. Capital asset in respect of which 100% deduction is claimed. This is not important. This is not important. आप यहीं तक पढ़ लेना। तो ये हमारा जो है वो स्लम सेल है। ये हमारा क्या है, स्लम सेल है। स्लम सेल में कैसे निकालेंगे अंडरटेकिंग की, वो हमारी नेटवर्थ निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जिस दिन स्लम सेल किया गया उस दिन पे जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, नेटवर्थ माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आके यहाँ पर चलेगा। हमारे पास क्या आगे चलेगा, कैपिटल गेन आके यहाँ पर चलेगा। हम इसमें सिर्फ हम कैपिटल गेन के अंदर अपनी एक क्लास और लेंगे, वन क्लास मोर, एक क्लास हमारी इसमें और लगेगी, उसमें मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से बता दूंगा सारा। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे पीजीबीपी के अंदर। पीजीबीपी में हम इम्पोर्टेंट करेंगे। पीजीबीपी ख़त्म करने के बाद जीएसटी की मैं आपकी क्लास जो लूँगा, जीएसटी की मैं आपकी 2 से 3 क्लासेस लूँगा, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा दूंगा सारा जीएसटी का, कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है क्या नहीं रेलेवेंट है। तो हम उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है टैक्स के लिए, तो हम इस तरह से चीज़ें करेंगे। तो बाकी अभी इतना ही है, एक क्लास और लेंगे कैपिटल गेन की, तो उसमें हम अपना कैपिटल गेन का फिनिश कर देंगे।